हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज़ की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारी यहाँ पे सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। सबसे पहले देखेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। देन यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसके बारे में देखेंगे। काफ़ी लेंदी आर्टिकल है ये, लेकिन काफ़ी कुछ आपको इसमें पता चलेगा। इट मीन्स कि न्यू इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इंडियन अंटार्कटिक बिल यहाँ पे निकल कर आया, तो इस बिल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी, क्योंकि ये बिल जब तक एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट फिर भी देख लेंगे कि अंटार्कटिक वाले रीजन में किस लिए ये बिल आया है। उसके बाद इंडिया यूएस रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे एक और एंगल समझाया गया है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, तो इस पॉइंट के बारे में भी देखेंगे। देन इंडिया जापान रिलेशन काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसके बारे में एक पूरी तरीके से आपको ओवरऑल यहाँ पे सारी पॉइंट्स देखने को मिलेगा। देन इंडिया तुर्कमेनिस्तान रिलेशन है, इसे हम लोग देखने वाले, और बाकी जितने भी न्यूज़ इन शॉर्ट से इसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, इनके द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है। वो भी कहा जा रहा है कि रशिया टू सस्पेंड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, इससे रशिया को सस्पेंड करने के लिए यहाँ पे बात रखी गई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। ये जो रिजोल्यूशन था, ये अडॉप्ट किया गया था विथ 93 वोट्स इन फेवर था, और 24 वोट्स इनके अगेंस्ट में था, और 58 जो कि एब्सटेन कर दिया गया। इट मीन्स कि किसी ने किसी भी तरीके का या ना कि फेवर में वोट किया, ना ही अगेंस्ट में वोट किया। तो ये भी है। और आपको पता है कि हमारे द्वारा क्या स्टैंड लिया गया, तो हम लोग भी जो है, आपको पता है कि रशिया के साथ हमारी रिलेशन, हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पुरानी है। तो हम लोग जो है रशिया के अगेंस्ट में तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रीज़न के कारण हम लोग फॉर में भी नहीं किए, तो हम लोग ने यहाँ पे एब्सटेन कर दिया। इट मीन्स कि हमने अपना जो है किसी भी तरीके का वोट नहीं दिया। तो चलिए देख लेते हैं, और भी एंगल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अब न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्चुअली ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के तहत ही है। इसके तहत आप देखो 47 स्टेट है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप देखो कि ये रिपोर्ट करते हैं किसको, तो डायरेक्टली यहाँ पे जनरल असेंबली को, जिसमें कि 193 मेंबर्स हैं। फाइन, बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे ये बॉडी का क्रिएशन हुआ। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, और एक रेजोल्यूशन था 60/251, एक सब्सिडरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसके तहत इसको यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया। और इसके पहले यहाँ पे कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, जिसको कि ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने इसको रिप्लेस किया। और साथ ही साथ कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो 1946 में ये बना था। ये सब्सिडरी बॉडी था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक काउंसिल का, ठीक है। तो सब्सिडरी बॉडी था, इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा। जो इनिशियल यहाँ पे मैंडेट था कमीशन का, वो ये था कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना है, और एक इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स को ये डेवलप करना है। तो एक एक चीज़ हम लोग आराम से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है, इसमें किस तरीके का मैंडेट किया गया और क्या क्या रोल है इसके तहत। तो ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसमें क्या है कि यूनिवर्सल रिस्पेक्ट का यहाँ पे रखा गया है, कि एक यूनिवर्सल बेसिस पे ये रिस्पेक्ट मिलेगा। और किस लिए, तो यहाँ पे सारे जो ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल फ्रीडम दिए गए हैं सारे लोगों को ऑल ओवर द ग्लोब, उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ह्यूमन राइट काउंसिल है, तो बेसिकली हमारे जो ह्यूमन होने के नाते जो हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। इसका एम है कि जो हमारे राइट्स का वॉयलेशन होता है उसको रोका जाए, और अगर वॉयलेशन हो गया है तो उसको कॉम्बैट किया जाए, जिसमें कि ग्रॉस और सिस्टमेटिक जो यहाँ पे वॉयलेशन है सब कुछ रखा गया है। साथ ही ये काम करते हैं किसके साथ, तो ह्यूमन राइट्स के मेन स्ट्रीम के साथ ये काम करते हैं, जिसमें कि इसमें इनको प्रमोट करना है, कोऑर्डिनेट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम के तहत रह के। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे सब्सटेंटिव और टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस की तरफ से ये मिलता है, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस किसका है, तो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डिसीजन, रिजोल्यूशन, रिकमेंडेशंस जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब ये लीगली बाइंडिंग कहने का क्या मतलब होता है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो ह्यूमन राइट काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं ना, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो डिसीजन यहाँ पे निकल कर आता है, या फिर कुछ नई न्यू रिजोल्यूशन लिया गया, या फिर कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया, तो ज़रूरी नहीं है कि जो 47 मेंबर कंट्रीज़ है वो इनको फॉलो ही करे। कानूनी तौर पे बाइंडिंग नहीं है। अगर किसी कंट्री को लगता है कि नहीं इनके डिसीजंस फॉलो नहीं करना है, तो वो कंट्री इंडिपेंडेंट है, वो फॉलो नहीं कर सकते। या फिर किसी कंट्री को लगता है कि नहीं इनके डिसीजंस इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना चाहिए, तो वो फिर यहाँ पे बेशक इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आप समझो
कि ये इंडिपेंडेंट तरीके से जो है कंट्रीज़ पे ही डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कानूनी तौर पे बाइंडिंग है, जो एक बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने कह दिया उसको फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि ये लीगली बाइंडिंग है और आपको लगेगा कि हाँ इतनी बड़ी काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये लीगली बाइंडिंग होगा, बट ये कम्प्लीटली नो है। ठीक है, मेंबरशिप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो काउंसिल में आज के डेट में 47 मेंबर है। और ये आप देखो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे सारे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर होते हैं ना, वो एलिजिबल है कि वो यहाँ पे काउंसिल में अपना सीट ले लें। और कंट्रीज़ है जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं वो भी रीजनल ग्रुप से और जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और इलेक्शन भी जो होता है वो सीक्रेट बैलेट के ही थ्रू होता है और इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। इट मीन्स कि पूरी तरीके से मेजोरिटी होनी चाहिए, जितने मेंबर प्रेजेंट है उतने मेंबर अगर वोट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, उनको यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर जो है यहाँ पे उनको मेंबर बनाया जा सकता है। जो जनरल असेंबली है वहाँ पे आप देखो कि कैंडिडेट यहाँ पे स्टेट्स यहाँ पे देखने को मिलता है कंट्रीब्यूशन करते हैं, कि मतलब कि वो सारे स्टेट्स यहाँ पे आएंगे, जो भी कैंडिडेट होते हैं वो उनके अंदर ये होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन करना है और प्रोटेक्शन करना है। टर्म अगर देखें, जो भी काउंसिल के मेंबर हैं वो 3 साल तक यहाँ पे पीरियड में काम करते हैं, लेकिन फिर से वो एलिजिबल नहीं है कि अगर वो फिर से री इलेक्शन होकर यहाँ पे फिर से पोस्ट पे आना चाहे तो वो नहीं आ सकते। एक ही बार एक ही टर्म रहता है, वो भी 3 इयर्स के लिए। सस्पेंशन, कैसे किसी मेंबर को सस्पेंड किया जाएगा, तो अगर काउंसिल मेंबर जो है वो कमिट करते हैं कि ग्रॉस और सिस्टमेटिक वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, और जनरल असेंबली के द्वारा जो है यहाँ पे मेंबरशिप जो है 2/3 यहाँ पे वोट से, अगर 2/3 प्रेजेंट जितने भी मेंबर है और वोट कर देते हैं कि हाँ टोटल मेंबर जितने प्रेजेंट है, मान लीजिए कि 60 टोटल मेंबर है और 2/3 यानी कि यहाँ पे आप देखो कि अगर 40 मेंबर भी कह दिया कि हाँ इनको यहाँ से सस्पेंड करना है तो फिर सस्पेंड करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। मीटिंग कितनी बार होती है, तो इस काउंसिल की हेडक्वार्टर तो पहले ध्यान रखिए कि स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है और ये 3 और मोर सेशन होता है पर ईयर में, बट यहाँ पे टोटल आप देखो कि 10 और मोर वीक्स में, तो यानी कि यहाँ पे 3 और 4 सेशन हो ही जाता है। ये एक स्पेशल सेशन भी होल्ड करते हैं, मान लीजिए कि किसी भी स्पेसिफिक तरीके की किसी ह्यूमन राइट सिचुएशंस के ऊपर आ जाए, इश्यूज़ यहाँ पे निकल कर आ जाए, तो फिर एक स्पेशल यहाँ पे सेशन भी होल्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल होने का क्या सिग्निफिकेंस है। इससे रिलेटेड देखिए ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि आप देखो कि डायलॉग है अमंग स्टेट्स, यानी कि एक ऐसा काउंसिल है जहाँ पे आप देखो सारे स्टेट आकर बात करते हैं, अपनी बातें रखते हैं और डायलॉग और कॉपरेशन के थ्रू यहाँ पे आप देखो कि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है उसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है एक मास नंबर पे। साथ ही स्पेशल प्रोसीजर है जिससे कि ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर किया जा सके। हम लोग देखिए कि इंसान होने के नाते हमें जो अधिकार मिला है क्या वो प्रोटेक्ट है कि नहीं है, तो इस चीज़ पे यहाँ पे गौर किया जाता है और इस काउंसिल का काम ही मेन है कि हमारे ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। साथ ही ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को भी रिव्यू किया जाता है, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड निकल कर आता है, जो भी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट किया जाता है, तो उसमें कितनी क्या क्या इसमें रखा गया उसको एनालाइज किया जाता है, टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है। और इसके लिए आप देखो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू भी यहाँ पे है और एक प्रोसेस है जिसमें कि हर एक यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जो है वो ओवरऑल जो ह्यूमन राइट की रिकॉर्ड है उसको रिव्यू करते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन को भी यहाँ पे इंकरेज किया जाता है कि अगर किसी की आप देखो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो सामने वाले जो लोग होते हैं ना उनको चुप ही नहीं रखना है, उनको भी सामने आना है, यानी कि सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सप्लिसिटली आप देखो एक्नॉलेज करती है जो भी यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रोल होती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, साथ ही इसी के साथ आप देखो कि काउंसिल जो है वो क्लोज कॉपरेशन के साथ काम करती है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें सरकार है, गवर्नमेंट है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी है, ये सब आते हैं। अदर्स और थोड़ा काम इनका देख ले तो इनका काम है कि ह्यूमन राइट जो ऑब्लिगेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना, साथ ही एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, साथ ही यहाँ पे जो है कुछ रिजोल्यूशन वगैरह भी है यहाँ पे उसको भी देखना, कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं, कुछ सर्टेन प्रिंसिपल यहाँ पे लेकर आना या फिर कुछ मैकेनिज्म क्रिएट करना जिससे कि जो भी कंसर्न है ह्यूमन राइट्स को लेकर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन वगैरह अगर निकल कर आ रहे हैं तो उसको मॉनिटर किया जाए। तो ये ईच एंड एवरीथिंग छोटी से छोटी काम जो यहाँ पे ह्यूमन राइट से रिलेटेड है वो सारा काम यहाँ पे किया जाता है, इसलिए इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। अचीवमेंट क्या है, क्या अब तक कौन कौन सा काम किया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट और कमीशंस ऑफ इंक्वायरी है। सबसे पहली अचीवमेंट आप देखो कि 2006 से 2015 के बीच में
जो नंबर ऑफ़ कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट है जो कि स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा यहाँ पे सबमिट किया गया है वो आपका देखो कि इंक्रीज़ हो गया, 104% तक इंक्रीज़ हो गया। और नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट जो कि स्टैंडिंग यहाँ पे इन्विटेशन जो यहाँ पे इशू कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डबल हो गया, 114। तो इट मीन्स कि आप देखो कि रिपोर्ट वगैरह जो यहाँ पे दिया जाता है या फिर इंक्वायरी का जो भी रिपोर्ट वगैरह दिया जाता है वो आज के डेट में डबल हो चुका है। साथ ही इंटरनेट फ्री स्पीच का रिजोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो 2012 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उनके द्वारा एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जिससे कि जो फ्री स्पीच हो रहा है, यानी कि आप देखो इंटरनेट के ऊपर लोग जो है कुछ भी आकर कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम यहाँ पे इनके द्वारा किया गया है। और फर्स्ट इस तरीके का यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन है जो कि निकल कर आया कि जो इंटरनेट के ऊपर लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं उसके ऊपर इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, कंट्रोल किया है। स्पेशल यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैपर्स है ईरान के ऊपर, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि ह्यूमन राइट्स सिचुएशन जो है ईरान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, जिससे कि ईरान जो है एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ एग्जीक्यूशन में था। और उस समय आप देखो कांस्टेंट थी क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं थी, ड्यू प्रोसेस का वायलेशन हो रहा था, ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे विमेन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में थे, यानी कि धर्म के बेसिस में जो माइनॉरिटीज़ में थे उनमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मतभेद हो रहा था। तो इन सब में भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने, जो ईरान की इतनी बुरी स्थिति थी उस समय भी ये आगे आकर ये काउंसिल ने काम किया। साथ ही रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे वायलेशन को प्रिवेंट किया गया। तो एक तो रिजोल्यूशन आपको यहाँ पे 2020 में अडॉप्ट किया गया जिसमें कि ये हाईलाइट किया गया कि यूनाइटेड नेशन की जो सिस्टम है अभी ये ज़रूरत है कि कुछ स्टेट्स को ये सपोर्ट करे नेशनल रेजिलियंस बिल्डिंग में। साथ ही साथ आप देखो बहुत सारे डायलॉग किया गया, बहुत सारे कॉपरेशन किया गया जिससे कि जो भी अगर वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स की अगर वायलेशन हो रही है तो उसको प्रिवेंट कर सके। साथ ही रिकॉग्निशन है, यानी कि राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट का एज ए ह्यूमन राइट भी यहाँ पे रिकॉग्निशन है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से आप देखो कि ऐसा बोला गया है कि आज के डेट में आप देखो कि बहुत सारे ऐसे भी नेचुरल बॉडीज़ है जिसको कि ह्यूमन राइट्स के तहत एक दर्जा दिया जा रहा है, उसको भी एक रिकॉग्निशन दी जा रही है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट साइन है हमारा ह्यूमन राइट का, तो ये भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा दिया गया है। 2021 में आप देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके द्वारा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है और ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट जो है वो सेफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जैसा होना चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हो कि ये सारे कुछ अचीवमेंट है ह्यूमन राइट काउंसिल के जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। साथ ही अगर हम लोग देखें कि क्या क्या कंसर्न यहाँ पे लिया गया है, कंसर्न क्या है ह्यूमन राइट काउंसिल्स के बारे में, तो सबसे पहला है कि मेंबरशिप क्राइटेरिया। अगर आप मेंबरशिप क्राइटेरिया देखोगे तो उसमें हमेशा कहीं ना कहीं बहस होते रहती है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कैंडिडेट जो है उनको ज़रूरत है कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स को कमिट करें और जो स्टेट है वो भी यहाँ पे नॉमिनी को देखे, जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड वगैरह रखे गए, जब वोटिंग होता है तो नॉमिनी वगैरह को देखा जाता है। साथ ही अगर यूनाइटेड नेशन मेंबर की अगर बात करें तो इनकी डिफरेंट व्यूज़ होती है, ऑब्वियस है कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आने वाले डिफरेंट लोगों की व्यूज़ भी डिफरेंट होगी ह्यूमन राइट्स से। फॉर एग्जांपल आप देखो यूएस चाहता था कि ओनली डेमोक्रेटिक नेशंस जो है वो एलिजिबल हो यहाँ पे मेंबरशिप के लिए, लेकिन इस तरीके का क्राइटेरिया से क्या होगा कि डेमोक्रेसी के ऊपर, यानी कि डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है, लोकतांत्रिक होने का क्या मतलब होता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। तो इसलिए ये दिखेगा कि यहाँ पे हम लोग सिविल और जो पॉलिटिकल राइट्स है उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर वन से, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन सकता है। तो ये भी एक यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया। इन एनी केस आप देखो कि जो मेजरमेंट और रिस्पेक्टिव रैंकिंग होती है ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का वो भी यहाँ पे कंटिन्यूस है। साथ ही काउंसिल की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है एब्सर्व्स है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमन राइट्स को जो है एक्सट्रीम लेवल पे जाकर भी यहाँ पे देखा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है काउंसिल इलेक्शन में। कुछ इलेक्शन में आप देखो कि कंट्रीज़ जो है वो अनअपोज्ड ही यहाँ पे रन कर रहे हैं, यानी कि आप लोग देखो कि ज़्यादातर जितने भी लोग इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे जीत के आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं देखने को मिल रहा है। प्रोन टू पॉलिटाइजेशन है, पॉलिटिसाइजेशन है, यानी कि आप देखो कि स्टेट जो है जनरली अपने नेशनल इंटरेस्ट के ही फेवर में वोट करते हैं, ना कि ह्यूमन राइट इंटरेस्ट में करते हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि रिप्राइजल्स है, यानी कि ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के अगेंस्ट में कुछ एनजीओ है जिनकी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इनवाइट करती है कि काउंसिल्स के फेवर में यहाँ पे बात करें, और जो कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि कुछ जितने भी आप देखो कि रिप्रेसिव डेलीगेशंस की तरफ से यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर है जिसको हरास किया जा रहा है, हरास करने में भी आप देखो कि इंटरप्ट हो रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, यानी कि ह्यूमन राइट्स को बचाने वाले भी जो डिफेंडर है ना उनमें भी आप देखो कि उनको भी हरास किया जा रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये सारी चीज़ें
अदर्स में भी अगर हम लोग छोटी छोटी बातें देखें तो काउंसिल की जो है आप देखो कि बैलेट यहाँ पे इलेक्शन जो है वो क्लोज्ड है, तो पता नहीं चल पाता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पता नहीं चल पाता है कि किस बेसिस पे जो है किस तरीके से लोग इलेक्ट होकर यहाँ पे आ रहे हैं जनरल असेंबली के द्वारा। साथ ही सबमिशन और स्टेटमेंट भी अगर हम लोग सरकार का देखें तो ये है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट एब्जर्वर्स है, यानी कि ह्यूमन राइट का कहीं ना कहीं वॉयलेशन हो रहा है। और साथ ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपनी कंसर्न भी एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कुछ जो यहाँ पे आप देखो मेंबर स्टेट है रिजेक्शन किया गया है यूपीआर रिकमेंडेशन से, और नॉन पार्टिसिपेशन भी है यूपीआर प्रोसेस में, तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। साथ ही कुछ कंसेंसस जो बिल्ड करना है उसमें भी यहाँ पे आप देखो कि डिफ़िकल्टी शो हो रहा है स्पेसिफिक इश्यूज़ में जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। तो ये सारे कुछ कंसर्न है जो कि आज की डेट में ह्यूमन राइट काउंसिल्स के बारे में बात की जा रही है। बट ऐसा है कि यहाँ पे कुछ रोड अहेड बताया जा रहा है, कुछ वे फॉरवर्ड है कि सबसे पहले जो यहाँ पे प्रोसेस है यानी कि प्रोसीजरल यहाँ पे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं और पॉलिसी मेकर्स है उनको यहाँ पे ओपन बैलेट रखने की ज़रूरत है। ओपन बैलेट से क्या होगा कि लोगों के पास जो है वो ट्रांसपेरेंसी होगी, वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट होकर आ पा रहे हैं। साथ ही ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप विलफुल जो आप लोग देखते हो कि डिफेंडर होते हैं, कई बार आप देखो कि जो विटनेस होते हैं उनको भी कई तरीके की हराश की जाती है, उनको तो मर्डर वगैरह भी हो जाता है। तो उसी तरीके से जो ह्यूमन राइट्स के जो डिफेंडर है ना उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए भी कोई प्रोविज़न बनाना है। साथ ही हमारी जो यूपीआर है उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये कैसे होगा, तो एक सिस्टमेटिक फॉलोअप करके होगा, यानी कि जो आपका यहाँ पे पीरियोडिक जो रिव्यू किया जाता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग फॉलोअप करें, इम्प्लीमेंटेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिगरस टेस्ट हो। और साथ ही साथ ये भी हमारे सिलेक्शन प्रोसेस का ही पार्ट है, जैसे कि इलेक्शन जो काउंसिल का होता है तो उसी का ये पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सल जो हमारा पीरियोडिक रिव्यू है इसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। कुछ और भी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें यहाँ पे टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। साथ ही जो नेशनल इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंश्योर करना है कि जो ह्यूमन राइट की जो ऑब्लिगेशंस है वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमें जो डिलीवरी है यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो टेक्निकल असिस्टेंस है इसको डिलीवर करने के लिए हमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एडिशनल रिसोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है ह्यूमन राइट्स के लिए। तो ये सारी कुछ यहाँ पे बातें हैं जो कि हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा फॉर फर्दर यहाँ पे रिफॉर्म करने के लिए। अब इंडिया और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की भी यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे कनेक्टेड हैं। 2017 मई में बताया जा रहा है फॉर थर्ड टाइम इन लेस देन 10 ईयर, 10 साल में 3 बार इंडिया ह्यूमन राइट जो रिकॉर्ड है वो रिव्यूड हुआ है, और यही हमारे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के तहत। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू को भी प्रेजेंट किए हैं, यानी कि 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, और ये एजेंडा है 2030 तक हमें यहाँ पे 17 गोल को अचीव करना है। तो इसके बारे में भी जो हमारे यहाँ पे वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू है इसको भी हम लोग प्रेजेंट किए हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। साथ ही 2021 अक्टूबर में क्या है कि हम लोग फिर से री इलेक्ट होकर आए हैं। इट मीन्स कि ये हमारा 6th टर्म है और ये टर्म हमारा 2022 से चलकर 2024 में पूरा होगा। तो ये 6th टाइम है जहाँ पे हम लोग फिर से री इलेक्ट होकर आए हैं एज ए मेंबर। ओवरवेलमिंग हमारा मेजोरिटी था, यानी कि 193 मेंबर से हमें कितना वोट मिला, तो 184 वोट्स मिला है। साथ ही आप देखो कि मेन क्या है कि हम लोग की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूट्स है डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म और फंडामेंटल राइट को लेकर, तो इसलिए अभी भी हम लोग इसके मेंबर हैं। तो दैट्स वाई ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ रीजन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मेंबरशिप की बात किए थे कि कैसे कैसे एलिजिबल है और किस किस रीजन से कितने नंबर ऑफ़ सीट्स है, तो ये भी देख लीजिए। अफ्रीकन स्टेट से आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 13 है। एशिया पैसिफिक अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 13 है। देन लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 8 है। वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 7 है। ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की बात करूँ तो 6 है। तो इस तरीके का ये पूरा कैटेगराइज किया गया है और इसी के बेसिस पे नंबर ऑफ़ सीट्स जो है यहाँ पे फुलफिल की जाती है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आई होप कि आपको यहाँ पे ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इससे आप देखो कि ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, इसमें आपका एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इस आर्टिकल को कंप्लीट किया गया है। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई भी एंगल को लेफ्ट किया गया है, ये आप लोग हर एक तरीके से समझ सकते हो इस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को। न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में बेसिक बातें बताया गया है, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होता है और किस किस रीजन से लोग आते हैं, मीन्स एलिजिबिलिटी क्या है, मीटिंग कितनी टाइम होती है, सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा क्या रिलेशन है, साथ ही अचीवमेंट क्या है वो भी हमने यहाँ पे देखा, और कंसर्न क्या है
हर एक ऑर्गेनाइजेशन की आप देखो कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होती है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होती है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स हमने देखा, तो नेगेटिव भी देख लेते हैं कि इसमें कंसर्न क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, कहाँ कहाँ हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे कवर कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखिए मास डिस्ट्रक्शंस का जो वेपन है और इसकी डिलीवरी सिस्टम है, ये अभी अमेंडमेंट बिल निकल कर आया है जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो ये बिल है, ये जब कानून बनेगा तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके का हमारे यहाँ कानून आ क्यों रहा है, ठीक है, क्यों हमें यहाँ पे ज़रूरत करनी, इसको जो है अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी ये आप लोग देखो कि 2005 का ये कानून है जिसको कि यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो पहले क्या था, मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ 2005। तो पहले मैं चाहूँगी कि इसके बारे में कुछ मैं आपको प्रोविज़न बता दूँ कि इस कानून में क्या क्या बातें रखी गई थी, तब आप समझोगे कि कहाँ लूप होल था और कहाँ पे इसको रिफॉर्म या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसकी डिलीवरी सिस्टम है, और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो होता है उसको रोकने के लिए ये कानून था। ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें है कि एक इंटीग्रेटेड और ओवर आर्किंग जो लेजिस्लेशन है ये इसको प्रोवाइड करना, यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है, आप देखो 3 तरीके की यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जैसे न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन। 3 तरीके की वेपन होती है, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन। तो इन तीनों को जो है, इन तीनों का गलत तरीके से यूज़ नहीं होना है। इनकी डिलीवरी सिस्टम के ऊपर भी बात की जाती है, इनसे रिलेटेड जो मटेरियल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी से इन पे भी बात की जाती है। ये आप देखो कि यहाँ पे पेनल्टीज़ है, यानी कि अगर आप लोग इस तरीके का प्रोविजंस अगर कहीं पे भी आप वायलेट करते हो तो पेनल्टीज़ भी है। इम्प्रिजमेंट है जो कि यहाँ पे 5 साल से कम नहीं होगा, साथ ही साथ फाइन भी देना होगा। इस एक्ट के तहत क्या था कि यहाँ पे इस एक्ट को पास किया गया था जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने के लिए, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 1540 के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की बात करें, जो कि एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन लाया गया था, यानी कि बाइंडिंग ऑब्लिगेशन आप देख सकते हो कि इसके तहत जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर स्टेट है उनको फॉलो करना ही है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, जो भी वेपन है उसको अगर डिस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन लाई गई है उनको इनके मेंबर स्टेट को फॉलो करना ही है। तो ये एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन लाया गया था। ओके, अब ये समझ गए। अब थोड़ा और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें जो है ये अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो 2 पॉइंट है, एक तो है कि इंटरनेशनल बेंचमार्क के साथ इसको अलाइन करना है, यानी कि जो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं FATF है, यानी कि ये आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि जो स्कोप है टारगेटेड फाइनेंशियल सेक्शन का, उसको यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है। साथ ही जो डिमांड है कि कंट्रोल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आप देखते हो कि मास डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी वेपन है, चाहे हम लोग न्यूक्लियर वेपन यूज़ करें, केमिकल वेपन यूज़ करें, बायोलॉजिकल ही क्यों ना कर रहे, तो इसके लिए फाइनेंसिंग की जाती है। तो फाइनेंसिंग को यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ ही हमें यहाँ पे जो भी थ्रेट वगैरह निकल कर आ रहा है आज के डेट में, आप देखो कि कुछ ऐसी कंट्री है हमारे ग्लोब में, जैसे कि नॉर्थ कोरिया वगैरह हो गया, इज़राइल है और रशिया है, जो कि वेपन के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप गल्फ़ कंट्रीज़ भी देख सकते हो, उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईरान वगैरह है जिसमें कि वो ज़्यादा फोकस करते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट में। तो सारे कंट्रीज़ की यहाँ पे बात क्या है ना कि थ्रेट वगैरह भी देते रहते हैं। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि बड़े से बड़े कंट्री के साथ, US, रशिया, इस सब के साथ पंगा लेता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा ना कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, न्यू तरीके के थ्रेट निकल कर आ रहे हैं। अभी आप देखो, पहले क्या था कि एक फिजिकली हरास किया जाता था, इस तरीके का होता था, बट आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि साइबर क्राइम है, ऑनलाइन क्राइम यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो उसी तरीके से आप देखो कि जितने भी वेपन्स हमारे एडवांस हो रहे हैं, उतने ही तरीके के यहाँ पे धमकी भी आ रही है, थ्रेट्स वगैरह भी आ रही है। तो इसमें क्या है कि आप देखो कि जो ड्रोन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, अनऑथराइज्ड वर्क जो है बायोमेडिकल लैब में काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो पनप रही है। ठीक है, तो मेनली क्या है कि हमें यहाँ पे जिस तरीके का थ्रेट निकल कर आ रहा है उस पर भी हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। साथ ही अगर हम लोग समझते हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे कोई भी सिंगल ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन नहीं है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। लेकिन अगर हम लोग देखें कि यूनाइटेड स्टेट जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, इनका कहने का मतलब है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि कोई न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या कोई और ऐसे डिवाइस जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हार्म हो। जैसे कि आप देखो हिरोशिमा, नागासाकी, ये सब जो यहाँ पे वेपन का जितना भी ये हुआ था, ठीक है, तो उससे मास डिस्ट्रक्शन हुए थे। इट मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को यहाँ पे क्षति हुई थी। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे क्लास ऑफ वेपनरी जो है कैटेगराइज किया गया है,
और इसका पोटेंशियल यही है कि एक सिंगल मोमेंट प्रोड्यूस करना, वो भी इनॉर्मस डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स इसका देखने को मिलता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। बहुत सारे, छोड़िए हमारी ह्यूमन बींग की तो जान जाती ही है, स्पीसीज़ की भी जान जाती है, जीव जंतु है, बहुत सारे जानवर है जो कि इनोसेंट होते हैं लेकिन उनकी भी जान चली जाती है। हमारी जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पे डिसरप्ट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा आप देखो कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही बहुत ज़्यादा वेपन का होता है। साथ ही डेथ भी होता है, और कुछ लोगों की डेथ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की डेथ नहीं होती है, तो भी आप देखो कि उनमें सीरियस इंजरी हो जाती है जो ये इस वेपन से जो टकराते हैं। यानी कि ये वेपन जहाँ पे भी यूज़ होता है, वहाँ के इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, इन्वायरमेंट है, जीव जंतु है ना, वो अगर बच भी जाते हैं तो उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है इसका। साथ ही आप देखो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन भी निकल कर आते हैं, जो कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, प्लांट हो, एनिमल हो, सबको हार्म पहुँचाते हैं। और न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो डिलीवर करना, केमिकल, बायोलॉजिकल टॉक्सिन एजेंट जो है ये यूज़ होता है, जो कि हॉस्टाइल पर्पस देखने को मिलेगा, और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ से निकल कर आता है। तो मेनली ऐसे ही है, आप समझ जाओ कि हिरोशिमा जिस तरीके से इसको भी आपका यूज़ किया गया था, उसमें आप अभी भी देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग जो उस समय के थे, लेकिन उनमें भी आप देखो कि ये जो कुछ डिजीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। साथ ही आप देखो डिड यू नो में कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेशन है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, ये आपका पहली बार इंग्लैंड में इसको देखा गया था, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो एक्सप्रेशन है। फाइन, अब देख लेते हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है एज़ पर हमारा जो 2005 का कानून है उसमें किस किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो तीनों देखेंगे, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वेपन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर वेपन में कहा गया है कि वो कैटेगरी जिसमें कि आप देखो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। इन जनरल अगर हम लोग देखें तो ये मशीनरी वेपन्स हैं जो कि न्यूक्लियर फिजन को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एन एक्सप्लोजन, यानी कि ये जो एक्सप्लोड करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। केमिकल अगर वेपन की बात करें तो केमिकल में क्या है कि बहुत ही टॉक्सिन केमिकल्स का यूज़ होता है, उनके प्रिकर्सर्स भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ देखो कुछ डिवाइसेस वगैरह भी यूज़ होता है जिससे कि लोगों की जान जाती है, और दूसरे तरीके का यहाँ पे हार्म होगा, क्षति होगा, जो कि टॉक्सिक जो प्रॉपर्टीज़ है उसको इस्तेमाल करके, या टॉक्सिक जो केमिकल्स है उसको इस्तेमाल करके होता है। ओके, तो केमिकल वेपन में क्या होता है कि टॉक्सिक केमिकल वगैरह का यूज़ होता है, और मेनली ये डेथ के पर्पज़ से ही होता है। बायोलॉजिकल वेपन में आप देखो कि माइक्रोबियल और अदर जो बायोलॉजिकल एजेंट वगैरह है, टॉक्सिन ऑफ टाइप्स है, क्वांटिटीज़ है, जिसमें कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और यहाँ पे भी आप देखो कि पीसफुल पर्पस कुछ और है, वेपन है, इक्विपमेंट है, डिलीवरी सिस्टम है। तो ये सब ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर किसी भी तरीके का जो है टॉक्सिन चीज़ें जो है या हॉस्टाइल पर्पस के लिए यहाँ पे इसको एक्सप्लोड किया जाता है, तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। आइए थोड़ा यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं केमिकल वेपन्स के बारे में, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए केमिकल वेपन्स जो है जहाँ पे केमिकल वगैरह का यूज़ किया जाता है, इट मीन्स कि टॉक्सिक केमिकल का यूज़ किया जाता है, और इंटेंशनली ये होता है कि यहाँ या तो जहाँ पे भी इसको एक्सप्लोड किया जा रहा है वहाँ पे लोगों की जान चले जाए, या फिर वहाँ के इन्वायरमेंट को हार्म हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर हमारी बात करो तो हमारे यहाँ कानून है जो कि केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट है 2000 की, जो कि ये केमिकल वेपन जो कन्वेंशन है उसके सारे रूल्स रेगुलेशन को ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ ही OPCW ऑलरेडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसको कि फॉलो भी किया जाता है। इसके अलावा भी आप देखो कि बेसल, रॉटरडम और स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है। ठीक है, देखिए 2020 में ये आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था, और करेक्टली मैच्ड ये पूछा जा रहा है। अल्मा अट्टा ये जो डिक्लेरेशन है, हेग डिक्लेरेशन कन्वेंशन है, तालानोआ डायलॉग है, अंडर 2 कोalition है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करूं तो ये भी इसके बारे में कहा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है, तो बायोलॉजिकल वेपन में मेनली आप लोग देखो कि माइक्रोबायोलॉजिकल जो एजेंट है इसका यूज़ किया जाता है, जैसे चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई हो, या फिर कोई भी टॉक्सिन हो, जिसका भी इंटेंशन होता है डेथ का या फिर हार्म का, और ये भी हमारे ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इन्वायरमेंट को, सबको यहाँ पे जो है नुकसान ही करने के लिए। इसमें भी आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से और जो वासेनार अरेंजमेंट है इससे भी आपसे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में भी बताया जा रहा है, तो मेनली ये डिफरेंस मैं बताना चाह रही थी। ओके, तो बायोलॉजिकल वेपन और जो केमिकल वेपन है इसके बीच में आपको जो है जो क्लासिफिकेशन है वो पता चला।
अब देखिए ग्लोबल एफर्ट्स क्या है, बहुत तरीके के कन्वेंशन है जो कि अभी मैं बताई, जिसको देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन है, जहाँ पे आप देखो जेनेवा प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको साइन किए हैं, रेटिफाई किए हैं कि नहीं, तो येस। साइन और रेटिफाई के बीच में क्या डिफरेंस है? साइन करने का मतलब है कि जैसे ये कन्वेंशन निकल कर आया, तो इस कन्वेंशन के सारे रूल्स रेगुलेशन हमें सही लगा कि नहीं लगा, तो अगर हमें सही लगता है तो हम लोग इस डॉक्यूमेंट में साइन कर देते हैं। रेटिफाइड करने का मतलब है कि हम लोग भी इससे रिलेटेड कानून जो है अपने देश में अगर हम लोग इसको ले आए तो इट मीन्स कि इस कन्वेंशन को हमने रेटिफाइड कर लिया, ठीक है। सो ये हुआ कॉमन डिफरेंस जो कि आपका साइन और रेटिफाइड के बीच में होता है। इसके अलावा आप देखो केमिकल वेपन कन्वेंशन है। अब ऐसा नहीं है कि सब आप जो है बैठ के रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे भी आप लोग देखो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसको भी हमने साइन और रेटिफाइड कर लिया है। वहीं अगर एनपीटी की बात करूँ, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो यहाँ पे क्या था कि जो न्यूक्लियर वेपन वगैरह है उसके एक्सप्लोजन को यहाँ पे रोकना है और ना ही इसको यूज़ करना है, ना ही प्रमोट करना है। इस तरीके का काम के लिए पीसफुल यूज़ होना चाहिए। ये भी कहा गया था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आप लोग देखो बहुत सारे कंट्री जो है अपने पीसफुल यूज़ के लिए रखते हैं। हम लोग इसको साइन और रेटिफाई किए हैं तो नहीं, क्यों? क्योंकि आप देखो कि हमारा जो देश है ना, आप लोग देखोगे कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में दोनों साइड से दुश्मन है। वेस्ट साइड से आप देखो तो पाकिस्तान है, ईस्ट साइड से देखो तो चाइना है, ठीक है। अब ये दोनों जो है हमेशा हमें परेशान ही करते रहता है। चाइना का आप देखते ही हो डोकलाम स्टैंड अप हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से भी आप देख रहे हो, चाइना का भी आपने लद्दाख वाला भी इशू देखा, ठीक है। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। तो अगर इस तरीके के हमारे पड़ोसी रहेंगे तो क्यों नहीं हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन रखे अपने पास, ताकि कल को ये लोग जो है अगर हमारे ऊपर यूज़ करते तो हम लोग भी यहाँ पे रिटेलिएट कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है हाथ पे हाथ रख के यहाँ पे जो है तमाशा देखते रहे। तो इसलिए हमें न्यूक्लियर वेपन रखना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग न्यूक्लियर वेपन को रखना चाहते हैं, और रखने के लिए हम लोग इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को साइन नहीं किए हैं, ठीक है। ये ट्रीटी से हम लोग दूर भागते हैं। और इस ट्रीटी का गोल क्या है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी कि जिस कंट्री में जितने भी न्यूक्लियर वेपन है उसको धीरे धीरे करके जो है बर्बाद करो, ख़त्म करो। तो हम लोग तो ख़त्म करने के लिए नहीं बनाए हैं, हम लोग यहाँ पे अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाए हैं। और हम लोग ये भी कसम खाए हैं, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। इट मीन्स कि हम लोग किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे। हम लोग के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो हम लोग उसको जवाब देने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखे, ठीक है। इसी के साथ आपका ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ ये न्यूक्लियर वेपन भी है 2017 का, इसको भी हम लोग साइन नहीं किए, जस्ट बिकॉज हम लोग ये मानते हैं ना कि ये सारी ट्रीटीज़ जो है ना वो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। आप देखो रशिया है, यूएसए, ये सब भी इस ट्रीटी का पार्ट है, लेकिन फिर भी उनके पास जो है, चाइना भी है लेकिन उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो यही प्रॉब्लम है। हालांकि चाइना इसका पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ है जो कि इनका पार्ट है, लेकिन फिर भी उसमें जो है डिसआर्मामेंट की बात नहीं की जाती है। तो हम लोग इसको ऐसे कहते हैं कि ये जो इंटरनल बात है कि हमारे सर पे जो है दो दुश्मन है, तो इसलिए हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी रखते हैं। ये तो इंटरनल हमारी बातें है ना, लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे हम लोग जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग जो है इसको सही नहीं समझते। इट मीन्स कि ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, इसकी पॉलिसी हमें सही नहीं लगती, इसलिए हम लोग इसको साइन और रेटिफाई नहीं करते। सेम हमारे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है कि न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने से ये बैन करता है, ये ट्रीटी 1996 का। तो जाओ जी, हम लोग इसको भी नहीं यहाँ पे साइन करेंगे। साथ ही हेग कोड ऑफ कंडक्ट है, और इसको हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्सेस है बैलिस्टिक मिसाइल का, इसको रेगुलेट किया जाता है। तो हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे साइन और रेटिफाइड किए, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल की एक्सेस भी हम लोग रेगुलेट करते हैं। उसके बाद मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है, MECR है। तो वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग अगर एग्रीमेंट आप देखो, जो बहुत सारे मेजर सप्लायर्स कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे उनके द्वारा क्रिएट किया गया है। तो मेनली यहाँ पे एफर्ट्स क्या होता है ना कि जो सर्टेन मिलिट्री और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करने से प्रिवेंट करना। तो ये सब जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तहत आता है। तो उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र नहीं करना है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे लाया गया है। तो मेनली आप देखो कि 4 जो यहाँ पे MECR है उसके हम लोग मेंबर है, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी है, NSG भी है, इसके हम लोग मेंबर नहीं है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखो अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था, MTCR से था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। तो इसके हम लोग पार्ट हैं। वासेनार अरेंजमेंट से पहले ही पूछा गया, तो इसके भी हम लोग पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से भी पहले क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके भी हम लोग पार्ट है। लेकिन हम लोग किसको फॉलो नहीं करते, तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को हम लोग यहाँ पे अभी भी इसके पार्ट नहीं बने, जो कि ये कहता है कि न्यूक्लियर रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो NSG को हम लोग अभी तक फॉलो नहीं किए। हालांकि इन सबसे जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो से क्या करूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको मैं साथ ही साथ आपको सॉल्व करवा दूँ तो बेटर रहेगा। तो मैं नेक्स्ट लेसन से ये काम करूँगी कि जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर ले, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उससे रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो वो टॉपिक आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो टॉपिक न्यूज़ में है तो नेक्स्ट टाइम भी चांसेस होता है कि यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का थ्रेट है इसके अगेंस्ट में ग्लोबल गवर्नेंस कैसे कमज़ोर पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात है कि डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज़ तो निकल कर आ रहा है। जैसे अभी आप लोग देख लो कि हम लोग ये सारे ट्रीटी को साइन नहीं किए, जो ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, यहाँ पे आपका CTBT है जो कि बैन करता है न्यूक्लियर टेस्ट को। तो इन सबको हमने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा कहना ही है कि ये जो जितने भी डेवलप्ड नेशन है उनके अगेंस्ट में तो यहाँ पे काम नहीं करते, उनको तो नहीं कहते कि डिसआर्मामेंट करो, तो फिर हम लोग क्यों करें? लिस्ट डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये सारे रूल्स रेगुलेशन है, तो इसलिए हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। तो पहली प्रॉब्लम यही है कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है। साथ ही एबिलिटी है टू विड्रॉ ईजिली। फॉर एग्जांपल आप देखो कि यूएस और जो रशिया है वो अपनी इंटरमीडिएट जो रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी 2019 में थी उसको बहुत ईजिली वो यहाँ पे विड्रॉ कर लेते हैं, रैदर दैन कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है उसको म्यूचुअल कंसर्न के साथ यहाँ पे काम करे, यहाँ पे मीन्स एक दूसरे का साथ दे के काम करे, वो काम नहीं किया जाता है। कंट्री अपने आप जो है निकल के इस ट्रीटी से बाहर चले जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि ब्लैटेंट यूज़ हो रहा है, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज़ आप लोग देखो जो कि केमिकल वेपन का यूज़ हो गया, ये बहुत कॉमन हो चुका है। साथ ही ड्यूल यूज़ नेचर भी है बहुत सारे टेक्नोलॉजी का, जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में भी इंक्लूड है। इसके प्रोडक्शन और जो यूज़ है इसका दो तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट है, यानी कि बहुत सारे इंस्टेंसेस आप देखोगे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज़ करने का और टेस्ट करने का जो आज के भी डेट में अनपनिश्ड है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, जैसे आप नॉर्थ कोरिया को ही देखो कि वो तो ओपनली चैलेंज करके टेस्ट करता है और यूज़ भी करता है, लेकिन उसको अभी तक जो है किसी भी तरीके का ये आप देख सकते हो कि कोई भी पनिश नहीं किया जाता है उस देश को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही ब्रॉडर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ट्रेंड्स वगैरह हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि रशिया है, यूएस है, यूरोपियन नेशन है, नॉर्थ कोरिया की अपनी खुद की न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है, तो ये सब भी आप देखो कि सिक्योरिटी ट्रेंड्स वगैरह चलते आ रहा है। आर्म्स रेसिंग की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि वर्ल्ड के लार्जर न्यूक्लियर वेपन्स आर्सनल है, उसके होल्डर की अगर हम लोग बात करें यूएस और रशिया है, जो कि आप लोग देख सकते हो कि एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन में रहते हैं कि यूएस के पास अगर ये हथियार है तो वो हथियार जो है रशिया भी डेवलप करने लगता है, अगर रशिया के पास वो हथियार है तो यूएस भी अपने आप में उसको डेवलप करने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि आप देखो कि डेवलप कंट्रीज़ का अपने आप में ही कहीं ना कहीं टसल और कंपटीशन चल रहा है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है ग्लोबल गवर्नेंस, ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। अब क्या रोल है जो कि यहाँ पे एशिया और पैसिफिक रीजन के द्वारा यहाँ पे प्ले किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो कुछ राज्य जो यहाँ पे आपके कुछ कंट्री जो एशिया और पैसिफिक के हैं उनका यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन ह्यूमन इफेक्ट, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है, यानी कि केमिकल वेपन हो गया, बायोलॉजिकल वेपन हो गया, ये न्यूक्लियर वेपन हो गया, ये बहुत सारे कंट्रीज़ जो एशिया पैसिफिक में हैं तो वो यहाँ पे इसको रख रहे हैं, लेकिन इसको मतलब कि इन ह्यूमन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी भी तरीके का ह्यूमन बींग को परेशान करने के लिए या फिर हार्म करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ यहाँ पे रानोटोंगा देखोगे जो साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटी है, ये सब एग्जांपल है। बैंकॉक ट्रीटी हो गया, सेंट्रल एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है। मंगोलिया अपने आप को डिक्लेयर किया गया है, अब मंगोलिया के द्वारा खुद को ये कहा गया है कि वो सिंगल स्टेट न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है, यहाँ पे एक भी तरीके का आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ कंट्री है जो कि अच्छा आप देखो कि रोल प्ले कर रहे हैं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो यूज़ हो रहा है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते जा रहा है और इसका कोई भी लिमिट नहीं है। पोटेंशियल एस्केलेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका कोई लिमिट नहीं है, और हमें क्या करना है कि हमें एक लीडरशिप जैसा रोल प्ले करना है कि हम लोग फिर से रीइस्टैब्लिश कर सके कुछ नॉर्म्स जो कि यहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के यूज़ के अगेंस्ट में है, या फिर ग्लोबल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सके, तो हम लोग यहाँ पे मिलके काम कर सकते हैं। तो इंडिया का ये रोल है और हम लोग हमेशा से ऐसा काम किए हैं कि हम लोग सबके साथ मिल के ही काम करते हैं। ठीक है, कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी है यहाँ पे। आप देखो कि वर्ल्ड्स का जो स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वेपन का वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो कि न्यूक्लियर वेपन बैन मॉनिटर के द्वारा लाया जा रहा है, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक है वो बढ़ते ही गया है। तो अब आप बता सकते हो कि कहाँ पे ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो प्रोग्रेस यहाँ पे ट्रैक किया गया है कि वर्ल्ड से ये न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, तो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है जो कि यहाँ पे 2021 में ये फोर्स में आया था।
तो की फाइंडिंग में ये बताया गया कि वर्ल्ड की 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, जिसमें कि 12,705 वॉरहेड्स है, यानी कि 2022 के बिगनिंग में। और अभी आप देखो कि 6 मंथ्स ही यहाँ पे हुआ है, और इससे ये बताया जा रहा है कि हमारे 9 स्टेट है जिसमें कि इतने वॉरहेड्स है। अप्रॉक्सीमेट ये कहा जा रहा है कि 90% जो वर्ल्ड का न्यूक्लियर वॉरहेड है ये रशिया और यूएस के ही पास है। ऑब्वियस है कि ये दोनों कंट्री के पास ही सबसे ज़्यादा हथियार है, ठीक है। कंट्रीज़ जैसे चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान है, ये आज भी आप देखो कि हम लोग अपनी स्टॉक पाइल को लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम लोग का बढ़ाना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, चाइना भी बढ़ा रहा है, और नॉर्थ कोरिया का तो बढ़ता ही है, आप जान ही रहे हो। तो ये इनका एक रिपोर्ट है जो कि निकल कर आया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो न्यूक्लियर वेपन बैन मॉनिटर है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली ये एक रिसर्च प्रोग्राम है, 2018 में इसको लाया गया, और नॉर्वेजियन जो पीपल्स एड है उनके द्वारा पब्लिश किया गया, ठीक है। और ये है आपका इंटरनेशनल कैंपेन्स टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, इसी के साथ ये मिलकर काम करते हैं। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, इंटरनेशनल कैंपेन्स टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ये कोलिशन है यानी कि एनजीओ का, जो कि यहाँ पे एक शांति के लिए ये यहाँ पे प्रमोट करते हैं, और यूनाइटेड नेशन जो न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी है इसकी इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है, प्रैक्टिस है, हर एक आप देखो 197 स्टेट में, तो ये भी ये काम करते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखना है, ओके। सो गाइज़, हमारे यहाँ पे ये आर्टिकल भी कंप्लीट होती है, जिसमें कि हम लोग ने ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस किया। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें कि आपको इससे रिलेटेड जो भी ट्रीटी है, कन्वेंशन है, उसके बारे में पता चला, हमारा क्या रोल है, हमने किस किस कन्वेंशन को यहाँ पे साथ दिया, किसके अगेंस्ट में खड़े। तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेसन जब भी लेकर आऊँ तो उसमें कुछ क्वेश्चन भी रहे जो प्रीवियस ईयर इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हो, ओके। तो यहाँ पे अमेंड किया जा रहा है, बट अमेंडमेंट इज़ डिफरेंट थिंग। जब वो एक्ट बन के आएगा तो उसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी क्या प्रॉब्लम है इसे हमने समझा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस लेसन। कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर विज़न आइज़ की जो मैगज़ीन है उसकी अगर डिस्कशन के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हो तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे लेसन मिलता है। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।